बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। हर खेल किसी न किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत खेला जाता है, लेकिन इख्तियार और ताकत के बिसात पर खिलाड़ियों को हर असूल और ज़ाब्ते से मुबर्रा होना ही उनकी अहमियत का सबब हुआ करता है। और कभी यूं भी हुआ कि हुक्मरानों ने खुद को खतरात से बचाने के लिए इस कदर मजबूत दीवारें खड़ी कर ली कि फिर खुद उनके पास बच निकलने का रास्ता ही ना रहा और वो अपनी पनाहगाहों में ही शिकार हो गए। इस मौजूदा सियासी बिसात पर, जो कि लातादाद अंदरून और बैरून मुल्क जामिनों की भरपूर मेहनत और मुशक्कत के बाद बिछी है, इस के मुख्तलिफ खिलाड़ी अपनी मोहताज चालों से एक दूसरे को मात देने पे तुले बैठे यकीनन ये भी जानते हैं कि खेल जारी रखने के लिए बसात और मोहरों का सलामत रहना भी जरूरी है। मुल्क में रूद को छूती बदउनवानी, बदतरीन गवर्नेंस यानी अंदाज हुक्मरानी, 17वीं आईनी तरमीम और इसी दौरान पार्लियामेंट की जानिब से एक बार फिर अदालतों को जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाइयों और मुतनाज़ तरीन एनआरओ या आर्टिकल 6 पे कोई हतमी फैसला आने से पहले एक बार फिर वो खेल शुरू हो चुका जहां सियासत और साजिश को लाजिम व मलजूम करार दिया जाता है। लेकिन तारीख यही समझाती है कि साजिश करने या मंसूबा बनाते अकाबरीन हमेशा बेखबर रहते हैं कि उसकी कामयाबी या नाकामी का हतमी फायदा यानी हु विल हैव द लास्ट लाफ। मोहतरम ब्रिगेडियर इम्तियाज हमारी सियासत में उस बदनाम जमाना ऑपरेशन मिडनाइट जकॉल के हवाले से मारूफ रहे हैं, जहां उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा की पहली हुकूमत गिराने बतौर एक ISI ऑफिसर दीगर शख्सियात से जो गुफ्तगू की थी वो सिविलियन इंटेलिजेंस अदारे यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने टेप करने के बाद मोहतरमा को पेश की और फिर फौज के सरबरा जनरल असलम बेग ने ब्रिगेडियर इम्तियाज और ISI के ही मेजर आमिर को फौजी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। ये शायद आज कुछ दिलचस्पी का सबब हो कि तब जरा अबलाग में ये चौंका देने वाली कहानी न्यूज अखबार के ग्रुप एडिटर शाहीन साहबाई ने द डे ऑफ द नाइट जैकॉल्स के नाम से ब्रेक की थी। और तब इस गुफ्तगू के तमाम तर शाये होते मंदरजात में दिलचस्प तरीन हिस्सा ब्रिगेडियर साहब के वो कलमात हैं जहां वो कहते हैं कि अगर मोहतरमा को इक्तिदार से हटा दिया गया तो 3 माह से ज्यादा वो मुल्क में नहीं रहेंगी और 1 माह से भी कम अरसे में जरदारी साहब मोहतरमा को तलाक दे देंगे। फौज से बरतरफी के बाद ब्रिगेडियर इम्तियाज मियां नवाज शरीफ के साथ बतौर एक करीबी मोहतमे चले गए और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह मुकर्रर हुए। 31 जुलाई 2001 को उन्हें बदउनवानी के इल्जामात में 8 साल की सजा सुना दी गई। जी हाँ, मुकदमा नहीं चल रहा था उन पे, उन्हें सजा सुना दी गई थी, वो कन्विक्ट हैं। और फिर वो NRO जिसकी समाअत अगले चंद रोज में एक बार फिर शुरू हुआ चाहती है, उसके तहत 4 दिसंबर 2008 को गुजरे साल उन्हें उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसे 31 जुलाई को होते फैसले के तहत इफ्तिखार चौधरी साहब के बेंच ने अब खत्म कर दिया, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम इल्जामात से न सिर्फ ये कि बरी कर दिया बल्कि उनके असासे भी वापस कर दिए गए जो इस दौरान मुंजमद कर दिए गए थे। और यकीनन ये वो मजबूत रिश्ता नाता है जो मौजूदा सियासी ढांचे में मौजूद अहम शख्सियात को माजी में अपने खिलाफ मोर्चाबंद होते ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब से जोड़ता है। ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने अपने इब्तिदाई बयानात से मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी और मुतअद्दिद उन कुव्वतों को जो कि तब IJI नामी इत्तेहाद में शामिल थे उन्हें दिफाई पोजीशन पर डालते अपने कई साबिका बॉसेस बशमूल जनरल हमीद गोल, असद दुरानी और जनरल असलम बेग को भी उन दफन शुदा किस्सों में दोबारा खींच लिया है जिनकी गर्द वो एक अरसे से अपने दामनों से झाड़ते तंग आ चुके थे। और जाहिर बराह रास्त फायदा पीपल्स पार्टी या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हुआ है। और ब्रिगेडियर साहब के बकौल वो आहिस्ता आहिस्ता इंकिशाफ इस खतरे के पेश नजर कर रहे हैं कि कहीं उनकी गुफ्तगू से फ्लड गेट न खुल जाए, सैलाब न आ जाए। इसलिए फिलहाल ये बहस हासिल है कि जनरल आसिफ नवाज से पहले पीपल्स पार्टी के ही पहले दौर में, मोहतरमा के पहले दौर में जब असलम बेग फौज के सरबराह थे, तब 1990 में MKM के खिलाफ पक्का किल ऑपरेशन हुआ था जो कि फौजी नहीं मुकम्मल तौर पे सिविलियन था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में होता जनरल नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन भी फौजी नहीं मुकम्मल तौर पे सिविलियन था, यानी वजीर आजम की मुकम्मल रजामंदी से हुआ था। हसासदारों ने हमारे सियासतदानों को 1988 में रिश्वत दी, ये तो ज़ेर बहस आ चुका, लेकिन 2002 के एहतशाम जमीर साहब ने क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए ये फिलहाल सरबस्तराज है। और ये भी कि क्या NRO जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार से रुखसती,
حساس اداروں کی مفاہمت کے بغیر ہوئی ہے، اور یہ کہ مفادات صرف بریف کیسوں، لسٹوں میں درج روپوں کی صورت ہی سیاستدانوں کو ملتے ہیں، کیا جوڑ توڑ، وفاداریاں بدلنے، پلاٹس، پرمٹ اور کمیشن یا کک بیکس کے اور مروجہ طریقے نہیں، اور یہ صرف حساس اداروں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاستدانوں کی طرف ہی آتا ہے سارا کچھ، یا سیاستدان بھی کبھی کبھی آگے نکل کے پیچھے بہت زیادہ مفادات پہنچاتے ہیں؟ امتیاز صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ان کی ملازمت ختم ہوئی تو نواز شریف صاحب نے ان کو آئی بی کا انچارج بنایا۔ ماضی کی طرح آج بھی یہ تمام کرپشن کے انداز معاشرے میں اپنا سکہ جمائے ہیں، اور کیا خرید و فروخت، کردار کشی، بدعنوانی کا ہر وہ طریقہ جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی اور سیاستدانوں نے ماضی میں مل جل کے ہینڈز اینڈ گلو ایک دوسرے کے ساتھ کیا، کیا خود ان کے عطاب کا شکار ہوتے سیاستدانوں نے بھی این وہی طریقے، اور اسٹیبلشمنٹ نے پھر جواباً وہی طریقے ایک دوسرے کے ساتھ اختیار نہیں کیے، اور آج بھی کیا وہی سلسلہ نہیں جاری؟ 1990 میں بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر فوج سے مختلف الزامات کے تحت برطرف کر دیے گئے، اور 1999 میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز کو تب کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے فوج کے سربراہ جنرل مشرف کو ملتی ان اطلاعات کے بعد کہ طارق پرویز صاحب نے آرمی چیف کی اجازت کے بغیر نواز شریف سے ملاقات کی تھی، برطرف کر دیا۔ ان کی برطرفی کی تاریخ غالباً 12 اکتوبر سے چند روز پہلے تھی، لیکن جس دن جنرل مشرف نے اقتدار سنبھال لیا وہ یونیفارم میں تھے، اور یہ نواز شریف کی جنرل مشرف سے یا پھر مجموعی طور پہ فوج سے اعتماد بحال کرنے کی ایک آخری ناکام کوشش تھی، جو بہرحال نواز شریف کا اقتدار نہیں بچا سکی۔ انکشافات کے اس موسم کے ثمرات کس کی جھولی میں جا کے گرنے کو ہیں؟ ایک وقفے کے بعد نواز شریف دور میں لیکن جنرل مشرف کے ہاتھوں برطرف ہوتے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق پرویز جو فوج میں ٹی پی کے نام سے پہچانے گئے، آج پہلی بار بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔